अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बदारियां, जो कि पाकिस्तान का सबसे मौदूद हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ नशर सीनियर कॉलम निगार तज्जियाकार अतरीसना साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? निगरान हुकूमत ने आते ही कौम को जश्न आज़ादी तोहफा दे दिया है। पेट्रोल की कीमत में 17.5 रुपये इजाफा, जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? समीर, एक मुहावरा है उर्दू का, सर मंडवाते ही ओले पड़े। मतलब ये उस वक्त कहा जाता है कि जब कोई बंदा सर मंडवाना, समझते हैं ना, टिंड करवाना हमारे पंजाब में, तो मतलब उस शख्स के बारे में है कि जो अभी बेचारा टिंड करवा के आया तो ओले पड़ जाए आसमान से, तो उसके सर पे तो बाल होते ही नहीं, फिर वो जैसे टिक टिक उसके सर पे होगी, तो वो मुहावरा इस मौका पर बोला जाता है। अभी ये बेचारे काकड़ साहब आए हैं, इन्होंने अभी हलफ जो उठाया था, हलफ उठाने के बाद इन्होंने शेरवानी भी तब्दील नहीं की थी जी, कि पेट्रोल की समरी आ गई इनके पास। अभी इनका वजीर खजाना भी नहीं है, अभी इन्होंने वजारतों के कलमदान भी नहीं दिए। मोहतरमा शमशाद अख्तर साहबा जो हैं वो हमारी वजीर खजाना आ रही हैं, वो गवर्नर स्टेट बैंक भी नहीं, बहुत काबिल खातून है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और मुझे इस सेटअप से लग रहा है कि ये हुकूमत लंबा चलेगी। खैर अभी इस पे बात नहीं हम करें। तो अभी इनकी वजारतों के कलमदान नहीं सौंपे गए, इनके पास समरी आती है, हमारे जो ओगरा हैं उन्होंने भेजी, और उसके मुताबिक 17 रुपए 50 पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया, 20 रुपए डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात है, एक मुहावरा वो हमारा कौमी मुहावरा बन गया। जैसे हमारा कौमी लिबास है ना, हम शलवार कमीज हमारा कौमी लिबास है जी, हमारा कौमी फूल है, हमारा कौमी खेल है, हमारा कौमी परिंदा है, हमारा कौमी जानवर है। इसी तरह एक हमारा कौमी मुहावरा भी है, लोगों को इसका पता नहीं है। वो कौमी मुहावरा हमारा क्या है? वो मुहावरा है, ये सब किया जरा पिछली हुकूमतों का है जी। ये हम बार बार सुनते आ रहे हैं कि जनाब ये तो पिछली हुकूमतों का किया जरा है। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में मैंने इसी नाजबरदारी में यहीं बैठ के, इसी सीट पे बैठ के, जब फिरदौस आशिक अवान साहबा जो होती थी इमरान खान की उस वक्त स्पोक्समैन की, उस वक्त उनकी तर्जमान जो थी, उनकी स्पोक्समैन, वो स्पोक्स पर्सन कहना चाहिए, स्पोक्स पर्सन थी फिरदौस आशिक अवान साहबा। तो वो इमरान खान की तर्जमानी करते हुए कहा करती थी कि ये सब कुछ किया धरा जो है, जब वो महंगाई करती थी तो वो कहती थी कि ये सब कुछ किया धरा पिछली हुकूमत का, मैं मतलब नवाज शरीफ की हुकूमत का किया धरा है। तो मैं कहता था कितने शर्म की बात है जब मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान ये कहती हैं कि ये सब कुछ किया धरा पिछली हुकूमत का है, जब फवाद चौधरी कहते हैं कि ये सब कुछ किया धरा पिछली हुकूमत का है, जब खुसरू बुख्तियार कहते हैं कि ये सब कुछ किया पिछली हुकूमतों का है। मैंने कहा कितने शर्म की बात है, इन बेगैरतों को शर्म नहीं आती कि पिछली हुकूमतें कौन सी थी। अब फिरदौस आशिक अवान साहबा 9/11 कहे, उस 9 मई के बाद जब इमरान खान के खिलाफ हुई हैं, तो अब वो कहेंगी कि सब कुछ किया धरा जो है वो इमरान खान का है। तो इन लोगों में गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब जब आए, इन्होंने महंगाई मार्च किया, मैं 200 मरतबा ये बात कर चुका हूं, महंगाई मार्च करके ये मार्च में आए थे। आगे इन्होंने इतनी महंगाई की कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं। आपको याद होगा, आपने तो बस सुना है, अपने बड़ों बुजुर्गों से सुना होगा, अयूब खान के दौर में, अयूब खान का दौर एक सुनहरा दौर है। अब वो डिक्टेटर का दौर, आमरियत का दौर पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा दौर करार पा रहा है। ये हैरत की बात है। ये जमहूरियत के नाम पर और जमहूरों पर सबसे बड़ा तमाचा है। क्या तमाचा है कि 2 अदवार जो हैं वो पाकिस्तान के आइडियल अदवार हैं। एक अयूब खान का, वो डिक्टेटर का दौर था, उसमें महंगाई जो थी उसने कंट्रोल करके रखी थी। और ज़ियाउल हक का दौर भी आप देखें, 11 रुपए पे डॉलर उसने बांध के रखा था। और दूसरा दौर जो है वो परवेज मुशर्रफ का, उसमें इतना कारोबार हुआ, लोगों ने इतना रुपया कमाया, लोगों के घरों में खुशहाली आई। अयूब खान के दौर में कहा जाता है, अयूब खान के जाने का जो सबब बना वो ये हुआ कि अयूब खान के दौर में चीनी महंगी होगी सिर्फ 25 पैसे, चुवानी, तब चुवन्नी और अठन्नी का खेल होता था जी। तो एक 25 पैसे यानी कि एक चुवन्नी जो थी, चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। लोग सड़कों पे आ गए और अयूब कुत्ता हाय हाय, अयूब कुत्ता हाय हाय, ये नारे लगे सड़कों पे। अयूब खान के पास ये बात पहुंच गई कि लोग सड़कों पे आके मुझे अयूब कुत्ता हाय हाय कह रहे। उसने कहा, वो गैरतमंद पठान था, उसने कहा कि सड़कों पे आके लोग मुझे कुत्ता कह रहे हैं और मैंने तो जो कुछ किया वो इज्जत कमाने के लिए। भाई, आप इलाके का काउंसलर से लेकर सदरे पाकिस्तान तक जो भी बंदा बनता है करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जी, इलाके का जो नाज़िम है, आप करोड़ों रुपए खर्च होता है ना,
MNA बनने के लिए आपको 50 करोड़ से लेकर 3-4 अरब रुपए तक खर्च करना पड़ते हैं। तो ये सब कुछ क्यों करते हैं? इज्जत हासिल करने के लिए। आप सेनेट के चेयरमैन बनते हैं, सेनेट के मेंबर बनते हैं, रुकने असेंबली बनते हैं, क्यों बनते हैं? कुछ भी जो करते हैं वो क्यों एक्टिविटीज होती हैं? इज्जत पाने के लिए। अयूब ने कहा मैंने जो कुछ भी किया था वो इज्जत और नेकनामी के लिए किया था ना। तो सड़कों पे लोग मुझे कुत्ता कह रहे हैं, उसने रिजाइन कर दिया। सिर्फ एक चवन्नी जो थी 25 पैसे जो थी वो चीनी की कीमत में इजाफा हुआ था और लोगों ने एहतजाज किया, अयूब खान ने छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह के फजल व करम के साथ जैसे ही अयूब खान ने इस्तीफा दिया था ना, उसके बाद हमारी कौमी गैरत का जनाजा निकल गया था। अब इनके जब, और पता है जब भट्टो के सामने जूते लहराए गए थे तो भट्टो साहब ने कहा था, उन्होंने कहा मुझे पता चल गया कि जूते महंगे हो गए। उन्हें ये शर्म नहीं आई थी, जुल्फिकार अली भट्टो साहब की बात कर रहा हूँ, जमहूरियत के चैंपियन, उन्हें ये समझ नहीं आई थी कि लोगों ने जूते लहराए हैं, मुझे जूते दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे समझ आ गया कि जूते महंगे हो गए। इन पे टमाटर फेंके जाए, इन पे अंडे फेंके जाए तो ये खुश होकर कहेंगे अच्छा हमें समझ आ गई है कि फूल महंगे हैं और टमाटर और अंडे सस्ते हो गए, इसलिए आप हम पे वो निछावर कर रहे हैं। ये इतने बेशर्म और बेगैरत है हमारे हुक्मरान। इनके पास एक कौमी जुमला है कि ये सब कुछ किया जरा पिछली हुकूमतों का है, आपने जो भी किया। अब शहबाज शरीफ को तो शर्म आनी चाहिए। मैं आखिरी स्पीच जो थी, अलविदाई स्पीच शहबाज शरीफ साहब की, वो सुन रहा था। उन्होंने बड़ी डिटाई के साथ, यार क्या बंदा, मैं कहता हूं होते हैं ना कुछ मुतमिन किस्म के डीट, वो लगे उस रोज मुझे शहबाज शरीफ। ऐसा मुतमिन डीट आदमी कि बड़ी डिटाई के साथ वो बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम मुश्किल फैसले ना करते, अगर हम अपनी सियासत कुर्बान ना करते तो फिर रियासत कुर्बान हो जानी थी। अच्छा, वो सारा कुछ मलबा डाला इमरान खान पे कि इमरान खान की वजह से ये हुआ ये हुआ। इन्होंने, मैं बार बार कह चुका हूं, बार बार कह रहा हूं, इन्होंने एड़ियां रगड़ रगड़ कर ये मुआहिदा किया है IMF के साथ जी। IMF इनको अब खैरात और ज़कात तक नहीं देना चाहते थे, वो सदका और फितराना भी नहीं देना चाहते थे, कर्जे तो बड़ी दूर की बात है। दोस्त ममालिक के सिफारशी लेटर लेके गए हैं, सिफारशी कॉल्स करवाई हैं IMF को कि खुदा का वास्ता है अगर हम बेकारियों के किशकोल आपने ना भरे तो लोग कहेंगे कि ये बेकारी दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकते, ये तो इंटरनेशनली फ्लॉप हो चुके हैं। इन्होंने मुश्किल तरीन मुआहदे किए, पाकिस्तान की तारीख के सबसे जो मुश्किल मुआहदे हैं ना वो शहबाज शरीफ करके गए। इतने मुश्किल मुआहदे आपने देखा नहीं। फिर जुलाई के महीने में 3 दफा बिजली के निरख बढ़े, इन्होंने 7.5 एक दफा, 4 रुपए एक दफा, और फिर कोई 2 दफा, और फिर अगस्त में आती जुलाई की मद में जो फ्यूल एडजस्टमेंट थी उसमें भी इजाफा हुआ 2 रुपए के करीब। तो ये सारी सूरत हाल है। अब ये बेचारे जैसे काकड़ साहब आए हैं, अनवारुल हक काकड़, ये इस बेचारे ने तो अभी मैंने बताया ना कि जो शेरवानी हलप पे पहनी थी वो उतारी भी नहीं जी। तो ओगरा ने समरीन के सामने रख दी, जनाब आप पेट्रोल महंगा करें। इस बेचारे का क्या कसूर था? इसे तो एक फार्मूला मिला है। मैंने बताया ना कि हमारा बजट IMF बनाते हैं, IMF की तरफ से इन्हें जो भी आएगा उस पर इन्होंने सिग्नेचर करने बिला चूंचना। इसमें कोई शुबा नहीं है कि आलमी मार्केट में चीजें महंगी हुई हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जब आप तकाबुल करते हैं ना उन लोगों के साथ, तो फिर आप योमिया उजरत जो है मजदूर की, उसका तकाबुल भी अमेरिका के साथ करें ना जी। अगर आप चाइना के साथ कर रहे हैं, अगर आप फ्रांस इटली के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं महंगाई की शरह का, तो खुदा के बंदो जो आपका ज़राए इनकम है, आपकी जो योमिया आमदन है, उसका तकाबुल किसके साथ करना है? मुझे बताएं ना उसका किसके साथ करना है। आप अपनी आमदन को सिफर पे ले जा रहे हैं, गरीब की जो कुव्वत खरीद है वो सिफर हो गई है और चीजें जो है उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं जी। तो हर हुकूमत जो होती है मुश्किल फैसले करती है, घटिया फैसले करती है, इनके अल्ले तल्ले खत्म नहीं होते। मैंने उस रोज मिसाल दी थी ना, ये जो हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि अल्ले तल्ले खत्म नहीं होते, ये क्या है? कभी गौर किया आपने कि शहबाज शरीफ साहब ने अलविदाई पार्टी दी है, जो अलविदाई दावत दी है, उसमें जो डिशेस थी, अब देखिए ये वो लोग हैं जिनके घरों में भाई जो 3 अरब रुपए इलेक्शन पे लगा के रुकने कौमी असेंबली बनता है, वो गरीब आदमी है। 1 अरब रुपया कह लें, जो 1 अरब रुपया खर्च करके आता है। हम तो 1 अरब 7 जन्म भी मिल जाए ना हिंदुओं के, अगर हम आवागौन के अकीदे पे यकीन ले, ईमान ले कि हमें 7 जन्म मिलते हैं, तो 7 जन्म में हम 1 अरब रुपया नहीं कमा सकते। इन लोगों के एक इलेक्शन का खर्चा 1 अरब रुपया है। अच्छा, जो बंदा 1 अरब रुपया, यार ये कितने मतलब भूखे, किस किस्म के ये घटिया लोग हैं कि सरकारी खजाने पर फिर भी हाथ साफ करना, वहां से भी गोश्त खाना, बटेरे खाना, ऐसी चीजें खाना, चपली कबाब और मलाई कबाब और मलाई टिक्का बोटी। यार शर्म आनी चाहिए। इनके घरों में किस किस्म की चीजें नहीं है। लेकिन जो अवाम का ये ड्रैकोला है, अवाम का खून चूसने का जो मजा है,
جو عوام کا گوشت نوچنے کا یہ ایسے گدھ ہیں. اگر ہم مر بھی جائیں گے نا عوام تو یہ گدھ ہیں مردہ کا گوشت کھانے والے, تو یہ ہمارا گوشت نوچیں گے. ان کو شرم نہیں آتی, یہ ہیں ان کے للے تللے. اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہم IMF کے پاس جاتے ہیں. مجھے بتائیے جو باتیں ہوتی تھی, آپ نے بتایا جی ہمیں 3 ارب چائنا نے دے دیے, جناب ہمیں 3 ارب سعودیہ نے دے دیے, ہمیں جناب 2 ارب UAE ڈالرز کی بات ہو رہی, 2 ارب ڈالر فلاں نے دے دیے, IMF نے ہمیں جناب 1.5 ارب ڈالر دے دیے, فلاں ملک نے ہمیں مفت تیل دے دیا, فلاں ملک نے ہمیں سستا تیل دیا. بھئی عوام کو کیا ملا؟ چونگا. آپ نے تو جھونگا بھی نہیں دیا عوام کو. اس میں سے عوام کو کیا ملا؟ آپ کے اربوں ڈالر میں سے زر مبادلہ کے ذخائر 15,000 ارب ہو گئے, اتنے ارب ہو گئے, اتنے ارب ڈالر ہو گئے. بھائی اس کا عوام کو کیا ملا یہ بتانا ہے آپ نے. آپ کو کس کس ملک نے آپ کے کشکول میں خیرات ڈالی ہے, اسے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیے, شہباز شریف سارا دن, اب کاکڑ صاحب کی بات کر لیتے ہیں, سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے لڈو 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 کہتے رہے, آپ کا منہ میٹھا ہو جائے گا؟ بھائی عوام کا منہ میٹھا اسی وقت ہونا ہے جب آپ نے لڈو کھا لینا ہے. لڈو کہنے سے منہ میٹھے نہیں ہوتے. تو یہ لوگ جو ہمیں نویدے سناتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ذخائر میں اضافہ ہو گیا ہے, اربوں ڈالر کا اضافہ ہو گیا ہے, 15 ارب ڈالرز ہو گئے ہیں, اب اتنے ارب ڈالر ہو گئے, اس سے عوام کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا آٹا, آپ غور تو کریں کہ بھائی کہاں چھوڑ کے گیا تھا عمران خان, وہ نااہل ترین. میرے نزدیک عمران خان سے نااہل آدمی نہیں ہے, نہ سیاسی اعتبار سے نہ حکمران کے اعتبار سے. میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ نااہل ترین تھا, لیکن یار اس نے مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا تو اس نااہل آدمی نے. اور عمران خان بار بار کہتا تھا کہ مجھے ٹیم ٹھیک نہیں ملی. اسے فردوس شکیوان ملی تھی نا, اسے یہ ڈبو ملا تھا نا, فواد چوری جیسے لوگ ملے تھے, اسے یہ سب لوگ ملے تھے, اس لیے وہ کہتا تھا مجھے ٹیم ٹھیک نہیں ملی. اب سمجھ آ گئی کہ ٹیم کون دیتا ہے, کون انہیں فیل کرتا ہے. میں نے اس وقت کہا تھا جب عمران خان آیا تھا, میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو جو فیل کیا جا رہا ہے, عمران خان کو فیل نہیں کیا جا رہا, یہ لوگ ڈیموکریسی کے مخالف ہیں, یہ اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں چلنے دیتے, یہ جمہوریت کے دشمن ہیں, یہ عمران خان کے دشمن نہیں ہے, جمہوریت کے دشمن ہیں. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی سب سے بڑی امید عمران خان بھی ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گیا, اس لیے جمہوریت ناکام ہے. یہ ثابت کیا انہوں نے. اب یہ جو انہوں نے کیا ہے, یہ جو مشکل ترین فیصلے کرنے والا وہ بہروپی اور وہ ڈرامے باز لمبے شوز پہننے والا, اس کا نام لینا بھی کتنا گھٹیا لگتا ہے, وہ بندہ جو کر کے گیا ہے اپنے 1.5 سالہ اقتدار میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ, اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ اتنی شارٹ ٹرم میں اتنے زیادہ قرضوں کے انبار لگا گیا. اور ڈرامے بازیاں ختم نہیں ہو رہی تھی. سستے آٹے کے نام پر جتنی خواتین اور مظلوم لوگوں کی اس نے جانیں نکلی ہیں, صرف شہباز شریف قیامت والے دن اسی کا حساب نہیں دے پائے گا. آپ تو ماڈل ٹاؤن سانے ماڈل ٹاؤن کی باتیں کرتے ہیں نا کہ 14 جون 17 خون یا 17 جون 14 خون, اب تو مجھے بھول گیا کہ کون سا دن تھا. یہ طاہر القادری صاحب یا بھول گئے, میں تو خیر تحریک منہاج القرآن کا رکن نہیں ہوں, تو آپ تو طاہر القادری بھی بھول گئے کہ کون سی تاریخ کو کتنے خون ہوئے تھے. آپ تو ان کا حساب مانگتے نا اسے. شہباز شریف نے جو انکاؤنٹرز کروائے ہیں, مطلب ایک اتنا بڑا ٹیرر اس ملک پہ ہے, نااہل ترین بندہ, لیکن ایک بات بڑی اہلیت کی تھی, بار بار کہتا اس نے اپنے کیسز کیسے ختم کروائے. یہ بڑا مزے کا اس نے کام کیا. سب سے مزے کا کام جو شہباز شریف نے کیا وہ یہ اپنے کیسز ہیں, اور وہ ایسے نکلا ہے اپنے کیسز ختم کروا کے, کسی کو اسے کلین چٹ مل گئی. اور اب بڑے بھیا جو ہے نا وہ آ کے بھگتیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ لوگ اپنے والدین کے, اپنی بیوی کے جنازوں کو قضا نہیں دے سکے. شرم نہیں آتی ان کو. ان کی میتیں بھی بالکل ایسی پاکستان آنی. آپ کو پتہ نا شہباز شریف صاحب بھی اب پاکستان سے بھاگ رہے ہیں, وہ بھی لندن جا رہے ہیں, کیونکہ اب ان کی کمر کا, آپ نے وہ آج ہی ویڈیو آپ نے وائرل کی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں ان کے مہرے ہلے ہوئے ہیں اور وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا, یہ اللہ کے آگے جھک بھی نہیں سکتے. شہباز شریف جیسے لوگ, اللہ کہتا ہے تمہیں میں نے سجدے کی مہلت بھی نہیں دینی, تم فرعون بنے ہوئے نا دنیا میں, تو میں تمہیں سجدے کی مہلت نہیں دوں گا. اب یہ کرسی پہ بیٹھ کے ایسے ایسے کر رہا ہے, تو سجدہ کرنے کی اللہ نے مہلت اس سے چھین لی. یہ شرم کی بات ہے. اور 72 سال کا وہ بوڑھا آدمی بیڈمنٹن کھیلتا ہے تو کوئی کمر کا درد نہیں, بڑی انرجی کے ساتھ وہ شاٹس اور سٹروکس لگا رہا ہے. یہ بے شرم آدمی ہے. اچھا اب اس کی کمر میں بھی درد ہوگا, اب اس کے رو میں اور لو میں درد اٹھیں گے. اب دیکھیے گا کہاں کہاں اس کے درد اٹھتے ہیں. حالانکہ اس پہ اب مقدمات نہیں ہے, یہ کسی کو مطلوب نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں یہ عمر عطا بندیال ہے, ایک دفعہ تو یار اس پہ بھی نظر ثانی کرے نا. یہ جو انہوں نے نیب کا, اور ابھی اس کی فکس ہو گیا ویسے کیس, اگر اس نے وہ جوڈیشل پریکٹس اینڈ ججمنٹ پہ اس پہ دیا ہے نا فیصلہ,
तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट फैसले दे कि आपने 1100 अरब रुपए कैसे मुआफ करवा लिए हैं, इसको दोबारा जब बुलवाएगा ना, जब इसे एक समझ जाएगा, अच्छा एक समझ जाना है और उसके बाद इसकी कमर का दर्द शुरू हो जाना है, मियां साहब के प्लेटलेट्स यक लख्त नीचे आ जाने हैं, जैसे नहीं मरी में पारा यक लख्त नीचे जाता है जैसे ही बादल आते हैं, इसका पारा 1 मिनट से पहले ऐसे जाना है और फिर बेचारा कुर्सियों पे बैठ के आपको नमाजें पढ़ता हुआ नजर आएगा, फिर बैडमिंटन खेलते हुए, इसकी तस्वीरें नहीं है ना, वीडियो वायरल होंगी, फिर आपको ये अपने बेड पे नजर आएगा, फिर इसने गर्दन में वो नहीं पहनी होती, वो नेक लगाई होती है इन्होंने, नेक कॉलर, फिर उसमें आपको ये नजर आएंगे। ये इस किस्म के बेगैरत किस्म के लोग हैं। खैर, बात कहां से शुरू हुई थी कि पेट्रोल एक मरतबा फिर, इसकी जिम्मेदारी जो है ना ये काकड़ पे नहीं जाती, ये तो वो करके गए हैं जो फैसले करके गए हैं। अब ये बेचारा बैठा था, अगली 1 तारीख को, अब 1 सितंबर को फिर दोबारा पेट्रोल महंगा होना है, तो उसका इस काकड़ से कुछ लेना देना नहीं है। अगर शमशाद बेगम आती हैं, शमशाद अख्तर आती हैं और वो 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा देती हैं, तो उस बेचारी का कोई कसूर नहीं होगा। पहली बात तो हमारा कौमी जुमला कि ये सब कुछ किया जरा पिछली हुकूमतों का है, और इस वक्त पिछली हुकूमतों की हम बात करें तो पिछली हुकूमत से मुराद इमरान खान की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की 1.5 साल हुकूमत नहीं। ये तो बेचारे मुश्किल फैसले करने आए थे, इन बेचारों ने तो पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है, इन्होंने तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। ये वजीर आजम की आखिरी स्पीच थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और जो खाने तुमने दिए हैं वहां पे गरीब आवाम की जेब से, शर्म नहीं आती? जितने का ये खाना खा गए ना एक दिन में, खुदा की कसम 15 बच्चियों की शादियां हो सकती हैं उतने पैसों में। ये है बेशर्म हुक्मरान। और मैं बार बार एक समीर बात कहता हूं कि यार पाकिस्तान के अवाम, अब मैं भोले भाले नहीं कहता, भोले भाले और चीज होते हैं, ये घुघू घोड़े हैं जिन्हें समझ नहीं आती कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, आपने अगर कभी जाके खाना खाया हो, इनका जो कैफेटेरिया, हमारे पार्लियामेंट हाउस का कैफेटेरिया, हैरत की बात है कि आप 100 रुपया ले जाएं तो आप 7 स्टार होटल्स के खाने वहां से 100 रुपए में खा के आ जाएंगे। वहां 50 रुपए में तो आपको मटन कोरमा मिलता है और 1 किलो के करीब गोश्त होता है। अच्छा, 1 रुपए की रोटी मिल रही है आपको। ये गरीब अवाम के जो पार्लियामेंटेरियंस ना, हमारे नुमाइंदे, उनके लिए जो खाना है वहां से सब्सिडी कौन देता है? हुकूमत पाकिस्तान देती है, गरीबों के टैक्स। यार ईमानदारी की बात है, कभी कभी मैं सोचता हूं कि इन लोग, खुदा का अजाब क्यों नहीं आता? अवाम पे अजाब आ रहे हैं ना बार बार। वो लोग जो गरीब लोगों के पैसों से अय्याशियां करते हैं, वहां पे अगर ये एक टैबलेट भी लेते हैं ना, जिसको डिस्प्रिन कहते हैं, कौमी खजाने से लेनी है, अवाम के पैसों से लेनी है, अपने पैसों से लेनी, इनके इलाज मुआवजे पे अगर 1 अरब रुपया भी खर्च आ जाए दुनिया के किसी कोने में, तो पाकिस्तान के अवाम वो पे करेंगे इनका बिल। और पाकिस्तानी अवाम का, मैं बार बार कह रहा हूं, ये गुगू घोड़े सुनते नहीं है। इनकी डिलीवरी होनी हो, किसी के घर में बच्चा पैदा होना हो, तो इनको वो हॉस्पिटल्स में दाखिल नहीं करते जी। वो कहते हैं भागो यहां से, ये सरकारी हॉस्पिटल तुम्हारे लिए नहीं बने, कीड़े मकोड़ो। तो इनके बच्चियां और बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो फुटपाथों पे पैदा हो रहे हैं, वो अस्पताल की सीढ़ियों पे पैदा हो रहे हैं, वो रिक्शों में पैदा हो रहे हैं। ये हो रहे हैं इन कीड़े मकोड़ों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के असल हुक्मरान कौन है। आईने पाकिस्तान में लिखा है कि ताकत का सरचश्मा यहां के अवाम हैं, यहां के सिटीजन्स हैं। इन गुगुगोड़ों को पता ही नहीं है। ये बिरयानी पे, ढोल की थाप पे नाचने वाले, इनको सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को क्या चाहिए कि हर साल एक दफा इलेक्शन जरूर आए। कभी आ जाए लोकल बॉडीज का, कभी आ जाए कोई जिमनी इलेक्शन आ जाए, कभी आ जाए कौमी असम्बली का, कभी आ जाए सूबाई असम्बलियों का। इलेक्शन जरूर हो ताकि हम, एक तो हमें बिरयानी का डब्बा मिलता रहे, और दूसरा हमें हर रोज ढोल की थाप पर नाचने का मौका मिले। हम नाचने वाले, आपने 14 अगस्त पे देखा नहीं है, बाजे बजा रहे थे। यार शर्म आनी चाहिए कि आप वो कौम हैं जो IMF के सामने जाके लंबे लेट जाते हैं, उन्हें कहते हैं खुदा का वास्ता हमारे कशकोल में भीख डालो, और आप 14 अगस्त को बाजे बजा रहे थे। ये बाजे बजाने चाहिए इंडिया को। आप देखें तो सही ना, वो चांद पे चले गए, उन्होंने चांद पे कदम रख लिए, और आप चांद गाड़ी पे बैठने के लिए आपके पास किराया नहीं, 30 रुपए नहीं है कि आप चांद गाड़ी पे बैठ के अपने घर चले जाए। शर्म आनी चाहिए। आप बाजे बजा रहे हैं, किस बात पे बाजे बजा रहे हैं? इस बात पे बाजे बजा रहे हैं कि आपके मुल्क में पेट्रोल फिर 17.5 रुपए महंगा हो गया, डीजल फिर 20 रुपए महंगा हो गया। आप लोग जो लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफर करते हैं, जो गुजारा करते हैं, खुदा की कसम वो लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफर नहीं कर सकते, इतनी महंगाई हो गई है। लाहौर का किराया 400 के लगभग हो गया। तो ये शर्मनाक बातें हैं। मैं तो हैरान होता हूं कि मतलब ये पाकिस्तानी अवाम जागेंगे कब? अच्छा,
इनको कौमी नारा लगाया जाता है, ये सब कुछ किया धरा पिछली हुकूमत का है। और ये जो गुगू घोड़े हैं ये सचमुच ये कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल आहो आहो आहो, ये किया धरा इमरान खान का है। और शर्म करो तुम, ये इमरान खान का किया धरा है पिछले 75 साल का गंद। मैं बार बार कहता हूं कि इमरान एक नाहिल तरीन सियासतदान था, इमरान खान एक नाहिल तरीन हुक्मरान साबित हुआ यार। उसका 3.5 साल का सिर्फ दौर है, और बाबा तुम 35 साल से इक़्तिदार से चिमटे हुए हो, तुमने क्या डिलीवर किया ये बताओ। ये जो बार बार कहते हैं ना कि हमने मेट्रो दी, हमने ऑरेंज ट्रेन दी, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जब आप IMF से पैसे लेके आते हैं, इतनी दफा इन गुग्गू घोड़ों को बताया है, आज फिर ये रिपीट कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि इन्हें पता चल जाए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो आज फिर ये बता रहा हूं। अच्छा होता क्या है, IMF के पास आप पैसे जाते हैं, मिसाल देता हूं कि वो आपको कहते हैं कि हम आपको देंगे $10 अरब। तो जब $10 अरब देते हैं, वो कहते हैं आपने वापस करने हैं 5 साल में, 10 साल में, जो भी प्लान होता है, एग्जांपल दे रहा हूं, आपने वापस देने हैं $13,000 अरब। तो करना क्या है, आपने लिए हैं $10 अरब, देने हैं 12 या 13 अरब। तो करना ये है, वो आपको लिख के देते हैं कि आपने ये पैसे लगाने का है। वो आपको कहेंगे कि इसे आप ब्यूरोक्रेसी को नई गाड़ियां लेके दें, वजीरों को नई गाड़ियां लेके दें, उनके दफातर जो है वो नए सिरे से तज़य्युन और आयश उनकी करें। आप उससे ज्यादा मेट्रो बस बना सकते हैं उन पैसों से। मेट्रो बस बनाएंगे, 20 रुपए में आप लोगों को सफर करवाएंगे 27 किलोमीटर का, और 30 रुपए की जो सब्सिडी है, आप 50 रुपए की आप दे रहे हैं, वो हुकूमत खुद देगी। तो आप अंदाजा कायम कीजिए कि भीख मांगने वाले मुल्क, आपको ये नहीं कहा जाता कि इनसे आप फैक्ट्रियां लगाएंगे। अच्छा सुने भाई, हुकूमत वालों को ये नहीं पता, जो आप अरस्तु बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, कहा जाता है जो बेनजीर, ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई ना ये सारी पोस्टें जी, उसमें कहा कि ये जो आपने रखा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 460 अरब रुपए। भाई अगर आप 460 अरब रुपए से 460 फैक्ट्रियां लगा देते, 1 अरब रुपए की एक फैक्ट्री, तो हर फैक्ट्री में 150 बंदे को रोजगार मिलता। अच्छा उनको नहीं पता, वो जो गुग्गू घोड़ों के हुक्मरान बन के बैठे हैं, उन्हें भी इस बात का पता है। लेकिन IMF जब पैसे देता है तो आपको कहता है इन पैसों से कारोबार नहीं करना। मैंने यहां मिसाल दी थी कि आप मुझे 1 करोड़ रुपया देते हैं, आप कहते हैं इससे आपने अपने घर में टाइलें लगवानी है, पत्थर लगवाना है, नई गाड़ी लेनी है, नई शेरवानियां लेनी है, बोस्की के कपड़े पहने और ब्रांडेड शूज आपने पहने, 1 करोड़ रुपया खर्च करना है, मुझे देना है 1.25 करोड़ रुपया वापस 5 साल में, लेकिन इससे कारोबार नहीं करना। और मैं बड़ा खुश हूं कि मेरी तर्ज़े रहन सहन बुलंद हो रहा है, मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बुलंद हो रही है। और बाबा मैंने अपना घर गिरवी रख दी है, 5 साल के बाद मैं जब पैसे नहीं दे पाऊंगा फिर कर्जा लूंगा। तो मैंने तो अपने बच्चों के सर का जो साहिबान था वो बेच दिया ना इन अल्लो तल्लो में। तो हमारे हुक्मरान जो हैं उन्होंने आपके एयरपोर्ट्स गिरवी रख दी हैं, आपके सारी की सारी सड़कें, जितनी भी मोटरवेज हैं, सारे हाईवेज उन्होंने रखे हैं, आपके तमाम जितने भी इदारे हैं वो सारे उन्होंने गिरवी रख दिए हैं, आपके घरों की रजिस्ट्री उन्होंने रख दी हैं IMF के पास कि हमें पैसे दें, हम तो याशी करें। ये वो लोग हैं, जब इनको बुलाया जाता है ना नैब में आके हिसाब दें, तो फिर कमर में दर्द शुरू हो जाता है। यार शर्म आनी चाहिए। आज अगर इमरान खान हिसाब दे रहे हैं ना, याद रखिएगा घड़ी चोरी का एक वक्त आना है, आप सब ने फिर हिसाब देना। और मैं बार बार कहता हूं कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है जी। अच्छा शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली जो है ये तो इंतहाई ढीठ किस्म के, भाई आपके साथ क्या क्या नहीं हुआ। आप लोगों को इस मुल्क से भागना पड़ा, आप जूते छोड़ के भागे थे रात के अंधेरे में। यहां आपने मुआहिदा किया था परवेज मुशर्रफ के साथ, खुदा का वास्ता है हम 10 साल तक आपके रास्ते की दीवार नहीं बनेंगे, हम आपके रास्ते में रेत की दीवार बन के भी नहीं, अल्लाह का वास्ता है इस मुल्क से निकालो। स्टाम्प लिख के दे, साद हरीरी उसमें इनका गवाह था, इनका जामिन बना था। ये रात के अंधेरे में यहां से जूते छोड़ के भागे थे सरवर पैलेस में जद्दा में, और इनको शर्म नहीं आई, फिर इन्हें मौका मिला फिर लूटना शुरू कर दिए। बंदे के लिए कोई इबरत होती है ना कि यार हमें तो शर्म आनी चाहिए। शहबाज शरीफ को 34 दफा जिंदगी में जेल गया है और बड़े फख्र से आगे बताते हैं कि हमें जेल में इस्त्री नहीं मिली थी, हमें जेल में कीड़े मकोड़ों वाला कमरा मिला था। और मैंने उस रोज पोस्ट लगाई थी, आज प्रोग्राम में भी कह देता हूं, शर्म करो, इस मुल्क में तुमने इस लेवल का हॉस्पिटल नहीं बनाया जहां से तुम अपना इलाज करवा सको। देखो ना नवाज शरीफ जो है उसने श्री मेडिकल सिटी भी बनाया है, उसने इत्तेफाक हॉस्पिटल बनाया, लेकिन किस किस्म का ढीठ आदमी है, उसका इलाज इस मुल्क में नहीं हो सकता। जो खुद हॉस्पिटल बनाए ना अपने खानदान के लिए, वहां उसका इलाज नहीं हो सकता, उसकी बीवी का वहां इलाज नहीं हो, शहबाज शरीफ का वहां इलाज नहीं हो सकता। इमरान खान को एक क्रेडिट तो जाता है ना, यार बहुत घटिया सियासतदान है, मैं कभी भी, लेकिन उसे एक क्रेडिट तो जाता है, उसने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया है। मुझे बताओ टांग का इलाज, गोली लगने का इलाज शौकत खानम में होता है? वो तो कैंसर का हॉस्पिटल है। लेकिन इमरान खान जब
کرین سے گرا تھا، تب بھی اس کا علاج شوکت خانم میں ہوا تھا، اور اب اسے 100 کارڈ اسے فائر لگے تب بھی وہ شوکت خانم میں گیا ہے. تو اس نے ہاسپٹل بنایا تو اسے اعتماد ہے کہ میرا ہاسپٹل، میرے ڈاکٹرز اس قابل ہیں کہ مجھے مرنے نہیں دیں گے، مجھے بچا لیں گے. وہ شرم آنی چاہیے تمہیں، اس بات کا اعتماد نہیں ہے. 2 نمبر میڈیسن دیتے ہو سرکاری ہاسپٹل. ان کو یہ ہے کہ جیسے نااہل قسم کے ہم نے لوگ رکھے ہیں ہم تو پار ہو جائیں گے. اس لیے بے شرم، میں نے کہا تھا اس پوسٹ میں کہ یہ بے شرم اپنے لیول کا ہاسپٹل تو نہیں بنا سکے. ان کے بچے باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں باہر کی یونیورسٹیوں میں، یہ پاکستان کے اداروں کو اس قابل نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیاں صرف محکوم پیدا کرتی ہیں، یہ صرف غلام پیدا کرتے ہیں، یہ یونیورسٹیاں اور کالج صرف مزدور پیدا کرتے ہیں، یہ کلرک پیدا کرتے ہیں. اس لیے ان کے بچے تو چلے جاتے ہیں دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے. یہ اپنے لیول کی یونیورسٹیاں اور کالج تو نہیں بنا سکے، کیونکہ جب ان کو اگر ان کو یوں سمجھ لے کہ ان کے ہاتھ میں وہ ایک ہوتی ہے نا مطلب خارش بھی ہو جائے تو یہ چلے جاتے ہیں باہر علاج کروانے کہ یہاں خارش کا علاج نہیں ہو سکتا. بھائی آپ یونیورسٹیاں کالج اور ہاسپٹل تو اپنے لیول کے نہیں بنا سکے. بے شرمو، اس ملک کو لوٹتے ہو. اب امریکہ کی جیل میں تو نہیں آپ جا سکتے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے مجھے سعودیہ کی جیل میں رکھو، میں نے پاکستان کو لوٹا ہے. جیلوں میں آپ نے یہی جانا تھا. اب عمران خان کہتا ہے جیل میں کھٹمل ہے، اب عمران خان کہتا ہے وہ بے شرم آدمی، تم کو نہیں پتا تھا باقی جو لوگ ہیں وہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، وہ تم سے زیادہ افضل انسان ہیں جو مزدوری کر کے تمہارا پیٹ اور تمہارے خاندان کو پال رہے ہیں، وہ کتنے عظیم لوگ ہیں. میں نے کہا تھا بے شرم لوگوں، تم نے ہاسپٹل اور یونیورسٹی تو اس قابل نہیں بنائی کہ تمہارے علاج ہو سکے، اور جیلیں تو اس قابل بنا لیتے کہ تم جب اس جیل میں جاتے فخر سے کہتے کہ ہم نے پاکستان کی جیلیں بہترین بنا دی تھی. تمہیں شرم آنی چاہیے، تم کچھ بھی پاکستان کے لیے بہتر نہیں کر سکے ہو. تو پاکستان کے 25 کروڑ گھگو گھوڑوں کو ایک دفعہ پھر میسج دے رہا ہوں کہ آپ کے پیسوں سے یہ للے تللے کرتے ہیں. یہ شباش شریف جو وردی پہنتا ہے نا، چیگویرا بنتا ہے بہروپیہ، یہ عوام کے پیسوں سے بنتا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ہاں گنگلو نہیں بیٹھے باہر میں، وہ حسن نواز اور حسن، یہ جتنی بھی عیاشیاں ہو رہی ہیں یہ کس کے پیسوں سے ہو رہی ہیں؟ یہ پاکستان کے عوام کے، ان کے خون پسینے کے پیسوں سے. ہم جو بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں ان میں سے کمیشنز انہیں ملتے ہیں. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، آپ کو پتہ ہے اس وجہ سے ایک وزیر اعظم بھی نااہل ہوا تھا، راجہ رینٹل اس کو کہتے تھے، پھر ہماری قومی اسمبلی کے اسپیکر بنے تھے. اس نگران اس یہ جو سیٹ اپ تھا 1.5 سال کا، یہ جو آئیڈیل حکومت تھی شہباز شریف کی، ان کو سزائیں ہوئی ہیں اس بات پہ کہ آپ بجلی کے پیسے کھاتے ہو. یہ الزام لگا تھا آصف علی زرداری پر، جو یونٹ آپ کرتے کیا ہو جب بجلی مہنگی ہونی ہوتی ہے نا، میں یہ ساری قوم کو پتا ہے ہوتا کیا ہے کہ بجلی جب مہنگی ہونی ہوتی ہے ان کے یہ پہلے اربوں روپے ان کے خزانوں میں چلے جاتے ہیں، ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں. یہ کہتے ہیں کہ تم نے پاکستانی قوم سے 100 ارب کمانا ہے نا تو 25 ارب روپے ہمیں ایڈوانس دے دو، ہم تمہیں ایک رکا دے دیتے ہیں، ایک لیٹر جاری کر دیتے ہیں جس کو نوٹیفیکیشن کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام نے 250 ارب روپے آپ تمہیں دینا ہے بلوں میں، لیکن ہمارا 25 ارب جو ہے نا وہ ہمیں ایڈوانس دے دو. اس طریقے سے یہ 100 ارب روپیہ یہ جو آپ کو بجلی سپلائی کرنے والے ادارے ہیں ان سے اربوں روپیہ پہلے ایڈوانس میں لے لیتے ہیں، پھر بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور عوام یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم ان کی عیاشی کے پیسے جو ہیں اپنے یوں سمجھ لو خون پسینے کی کمائی سے انہیں ادا کر رہے ہیں. تو خیر پاکستانی قوم کو جو آپ نے کہا کہ اس 76ویں جشن آزادی پر ایک اور تحفہ ملا ہے، حکومت کی طرف سے تحفہ ملا ہے. 17.5 روپے کا پیٹرول مہنگا اور 20 روپے کا ڈیزل مہنگا. پاکستانی قوم کو مبارک ہو. جب تک یہ گھگو گھوڑے جاگ نہیں جاتے، اور مجھے نہیں لگ رہا یہ جاگ دیں، جب تک یہ گھگو گھوڑے نہیں جاگتے، ہر 15 تاریخ کے بعد اتنا ٹیکہ تو بنتا ہے ان کا. اور کاکڑ صاحب سے اپیل ہے کہ جناب آپ آئے ہیں تو آپ کے آنے کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں لگا کہ آپ کب آئے ہیں. اتنے پیسوں سے تو ہمیں کچھ نہیں فرق پڑتا کہ جو آپ نے 17.5 روپے اللہ دا واسطہ کو بجلی بھی کوئی 30 روپے یونٹ دے بتاؤ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ نیا حکمران آیا ہے اور اس کے للے تللے جو ہیں وہ بھی ہمارے پیسوں سنے ہیں. کسی دوست نے کہا یہ الزام مولا کرے، اس نے کہا جی کاکڑ صاحب آزاد حیثیت سے جب سینٹ کے چیئرمین بنے تھے تو 10 ارب روپیہ خرچ کر کے یہ سینٹ کے چیئرمین بنے تھے. اب اس دوست کو میں نے فون کر کے پوچھنا ہے کہ یار یہ نگران وزیر اعظم بنے ہیں تو کتنے پیسے دے کے آئے اور وہ کتنے، میں نے کیلکولیٹر سے حساب لگانا ہے کہ اگر 10 ارب روپے لگا کے وہ بنے تھے سینیٹر تو اب وزیر اعظم کتنے خرب روپیہ دے کے بنے ہیں، یہ کتنے ارب روپیہ دے کے بنے. اور وہ مختصر سے وقت میں جو ان کے پاس 1.5 سال کا وقت ان کے پاس ہونا مختصر سے، اس میں کتنی جلدی یہ کیلکولیشن کرنی ہے کہ ان کا پیٹ کتنے پیسوں میں بھر جائے گا اور کتنے عرصے میں بھر جائے گا. یہ کیلکولیشن کرنی ہے اسی دوست کو جس نے یہ مجھے انفارمیشن دی کہ 10 ارب روپیہ لگا کے یہ سینیٹر بنے. اس سے یہ پوچھنا ہے کہ کتنے ارب روپیہ لگا کے، یہ کتنے خرب روپیہ لگا کے جناب کاکڑ صاحب عبوری سیٹ اپ کے وزیر اعظم بنے ہیں. جی سر بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.